Hello students, so today I will teach you the chapter 4 of class 12th political science South Asia and contemporary world. ओके ये आपकी बुक में अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी अभी न्यू एनसीईआरटीज़ नहीं आई है मार्केट में तो ये आपका चैप्टर होगा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड साउथ एशिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइए चैप्टर के नाम से, वही सेम सब कुछ जो इसमें हमें एनसीईआरटी में दे रखा है पुरानी बुक में वही हमें सब कुछ पढ़ना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स हो या फिर वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आज इसे हम चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और ये आपकी बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना। सो नाउ सबसे पहले हम जानेंगे साउथ एशिया है क्या। व्हाट इज़ साउथ एशिया। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक आपने खोल रखी है तो फर्स्ट आपके पास पैराग्राफ में ही क्वेश्चन दे रखा है कि साउथ एशिया है क्या। व्हाट इज़ साउथ एशिया। सो साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज़। साउथ एशिया जो है वो एक साउथ एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, उसी को हम साउथ एशिया कहते हैं। ठीक है, जो सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ होंगी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं आपको नाम याद रखना है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, द मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, तो कितनी कंट्रीज़ इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ को मिलाकर साउथ एशिया बना है। ठीक है, आप इसे एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि इंडिया के जितनी भी सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब कौन सी कंट्रीज़ हैं, वो सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। ओके, आपको पता है इंडिया की ये जो 6 कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्रीज़ इंडिया की नेबर्स हैं। नाउ the various countries in South Asia do not have the same kind of political system। तो अब इसमें क्या एक लाइन लिखी है कि ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इन सब में सेम पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, एक तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। सारी कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। जैसे हमें इंडिया को तो पता है क्योंकि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं, हमें पता है कि इंडिया में कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब जितना सबसे ज़्यादा जो हेड होता है वो यहाँ पे कौन होता है, येस यू आर राइट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है हमारे इंडिया में। ठीक है, और सब कुछ कैसे होता है, इलेक्शंस होते हैं, मतलब फ्री एंड फेयर हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है। ठीक है, कोई भी इसमें कुछ भी तरीके की चीटिंग या वो नहीं होती है कि कोई दूसरा आके कब्जा कर रहा है। ठीक है, तो अब हम सबके पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ेंगे, इंडिया का भी शायद इसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो हमें पढ़ना है वो हमें बांग्लादेश का, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब का हम पढ़ेंगे कि कैसा इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है हमें, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स। ठीक है, अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश कंट्री की, और आपको पता है पहले पाकिस्तान, इसमें हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि जो पहले बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान का ही पार्ट था, मतलब पाकिस्तान ही था पूरा। जब इंडिया ने पाकिस्तान का और इंडिया का मतलब वो हुआ था पार्टीशन, लेकिन बाद में जो बांग्लादेशीज़ थे जो पाकिस्तान में रहते थे उन्होंने लड़ाई हुई उनकी पाकिस्तान वालों से और उन्होंने चाहा कि उनको अलग एक देश मिले, तो फिर 1971 में बांग्लादेश बना था। इसे हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, मैं आपको एक छोटी सी ऐसी एग्जांपल बता रही हूँ। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कंट्रीज़ हैं उन दोनों ने कैसा एक्सपीरियंस करा, सिविलियन और मिलिट्री रूलर्स। मतलब दोनों की ही कंट्रीज़ में ज़्यादातर क्या होता है, सिविलियन कोई आकर या कोई मिलिट्री का रूलर आकर क्या करने लगता है, अपना हक जताने लगता है और खुद ही क्या बन जाता है, राजा बन जाता है या फिर खुद ही हेड बन जाता है पूरे उसका कंट्री का। ठीक है, नेपाल वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेपाल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब मोनार्की सिस्टम आपको पता है किसे कहते हैं, जहाँ राजा का राज होता है। ठीक है, तो राजा का शासन जहाँ होता है वहाँ नेपाल में राजा का ही शासन है, लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नेपाल के उसी के अंडर ही कौन काम करेगा, राजा, नेपाल का राजा काम करेगा। बट डेमोक्रेसी हैज़ बीन इस्टेब्लिश देयर। पर अब क्या हो गई है नेपाल में, आपको पता है न्यूज़ आती रहती है कि नेपाल में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो रही है, धीरे धीरे कर हो रही है, एकदम से नहीं होगी, क्योंकि किसी भी कंट्री को दूसरी डेमोक्रेसी या किसी और चीज़ में शिफ्ट करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, डेमोक्रेसी कैन ऑल्सो बी सीन इन भूटान एंड मालदीव्स। और डेमोक्रेसी कहाँ पर है, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी ऐसी भूटान और मालदीव्स में भी डेमोक्रेसी है। सो नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज़ द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला हमें पॉइंट, अगर आपके पास 2021 का सिलेबस अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा सेकंड पॉइंट ही फर्स्ट में तो हमें ये पढ़ना है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स और एफर्ट्स हुए साउथ एशियन कंट्रीज़ को
पीस लाने में अपनी कंट्रीज़ में, वो हम पढ़ ही रहे हैं साथ ही में। उसके बाद सेकंड में हमें सारी पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ने 5 मेन कंट्रीज़ के। तो फर्स्ट जो इसमें कंट्री है वो पाकिस्तान है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के कैसे CBSE एग्जाम्पल में भी जो सैम्पल पेपर का एग्ज़ाम वो आया था 2020 का जो एग्ज़ाम देना था, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पैराग्राफ से रिलेटेड आए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें और ध्यान से पढ़ें। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो क्या हुआ, अब हम डेमोक्रेसी और मिलिट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का। ठीक है, अपने माइंड में बिठा लें, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हो गया, ठीक है, दोनों अलग हो गई कंट्रीज़, तो पाकिस्तान ने जब अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, क्योंकि आपको पता है इंडिया भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा, पाकिस्तान ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा। तो पहला जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का वो बना, वो कौन थे, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो सब जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी पाकिस्तान की, उसे किसने ले ली, जनरल अयूब खान ने। ठीक है, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और जनरल अयूब खान ने खुद को ही क्या कर लिया, इलेक्टेड कर लिया। आपको जनरल से ही समझ में आएगा ये कहाँ के हैं, ये मिलिट्री के थे। ठीक है, जितने भी अब हम आगे पढ़ेंगे, अगर जिसमें भी जनरल आएगा वो समझ जाइएगा कि कौन है, वो मिलिट्री के हैं। मिलिट्री वाले आकर अपना हक जताने लगते हैं कभी भी पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के मिलिट्री वाले होते हैं और पाकिस्तान के ही अंदर आके उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने लगते हैं, कौन, मिलिट्री वाले। ठीक है, तो सबसे पहले किसने करा है, आपको नाम याद रखना है, फर्स्ट जनरल अयूब खान ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था कंट्री का, पाकिस्तान का, और अपने आप को खुद ही इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया था। देयर वॉज पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल, और जब उन्होंने रूल करना शुरू करा, शासन शुरू करा पाकिस्तान में करने को, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादातर जो मेजॉरिटी में लोग थे वो सब डिससेटिस्फैक्शन थे, मतलब उन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रूल कर रहे हैं। कोई भी सही सा वो हम कह सकते हैं कोई रूल नहीं बना पाया और कुछ भी वो सही पाकिस्तान के लिए नहीं कर सके। उसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, जनरल याया खान टुक ओवर द कंट्रोल। उसके बाद कौन आ गए, दूसरे मिलिट्री के आर्मी कूप आ गया जिसका नाम था जनरल याया खान। ठीक है, जनरल अयूब खान के बाद कौन आ गया, फिर से मिलिट्री का ही वो आ गया इंसान, और वो कौन था, जनरल याया खान, उसने पूरा कंट्रोल ले लिया। ड्यूरिंग यायाज मिलिट्री रूल, जब जो याया थे वो मिलिट्री का रूल कर रहे थे, पाकिस्तान फेस द बांग्लादेश क्राइसिस एंड आफ्टर अ वॉर विद इंडिया इन 1971। तो क्या हुआ, आप देखो, जब याया का रूल चल रहा था, मतलब उसने पाकिस्तान पे पूरा कंट्रोल ले लिया था जनरल अयूब खान के बाद, तो पाकिस्तान ने फेस करे थे इसी समय जब याया खान अपना रूल जमा रहे थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने फेस करते बांग्लादेश क्राइसिस। बांग्लादेश क्राइसिस जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बांग्लादेश में पूरी मांग उठी थी कि उन्हें पाकिस्तान से अलग होना है, तो उसने इंडिया की बांग्लादेश ने हेल्प ली थी और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक वॉर लड़ा था 1971 में, जिसमें इंडिया जीत गया था पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ा था, बांग्लादेश अलग मतलब एक जगह देनी पड़ती है। आपने देखा होगा इंडिया के मैप में, इस तरफ अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की तरफ बांग्लादेश है इंडिया के, तो वो पाकिस्तान को अलग पार्टीशन हो गया था पाकिस्तान का एक और, तो बांग्लादेश बना फिर 1971 में, और जिसमें इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ था और इंडिया जीता था उसमें। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक अवे टू इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। वही बात हो रही है कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ था। ठीक है, तो अब ईस्ट पाकिस्तान जो है वो टूट गया था और वो इमर्ज हो गया था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश, और ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया था, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। तो ईस्ट पाकिस्तान कौन सा है, जो बांग्लादेश है, और जो वेस्ट पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी है, जो असल में पाकिस्तान कंट्री है। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट पाकिस्तान कौन सी एग्जाम है या 1 मार्क्स में, तो आपको याद रखना बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान, और वेस्ट पाकिस्तान कौन सा है, जो अब भी पाकिस्तान है। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस अ गवर्नमेंट वॉज formed under the leadership of जुल्फ़िकार अली भुट्टो from 1971 to 1977। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये सब हो गया कि याया खान के रूल में बांग्लादेश भी अलग हो गया पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया, पाकिस्तान और छोटा हो गया, तो ये सब लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने 1971 में ही याया खान की जो वो थी पूरी गवर्नमेंट थी उसे गिरा दी, और वो चली नहीं, क्योंकि लोगों को ही जब डिससेटिस्फैक्शन थी उसकी गवर्नमेंट से, तो फिर वो चलेगी ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, एक मतलब
मतलब एक कॉमन से गवर्नमेंट एक फॉर्म करी, किसकी लीडरशिप में? जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देखो यहाँ पे कोई जनरल नहीं है, तो ये कोई मिलिट्री के आदमी नहीं थे, ये एक कॉमन मैन थे। तो इन्होंने क्या करा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी गवर्नमेंट बनाई पाकिस्तान में 1971 से लेकर 1977 तक उनकी चली, 7 साल तक। तो मतलब ये एक हम कह सकते हैं सक्सेसफुल एक गवर्नमेंट थी जो चली पाकिस्तान के अंदर। वो किसकी लीडरशिप में? अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। एंड देन द भुट्टो गवर्नमेंट वॉज रिमूव्ड बाय जनरल ज़िया-उल हक इन 1977। उसके बाद क्या हुआ, फिर से मिलिट्री का वहाँ पे रूल आ गया। मिलिट्री वाले बहुत तंग करते थे, ऐसे ही करते थे, वो चाहते थे कि पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पूरा मिलिट्री वालों का ही हक रहा है। तो फिर से एक मिलिट्री के जनरल यहाँ लिखा आ रहे ज़िया-उल हक थे, वो 1977 में क्या करा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनकी जो गवर्नमेंट थी उसे हटा दिया और ख़ुद ने फिर से रूल जमा लिया 1977 में। ठीक है। General Zia faced a pro-democracy movement from 1982 onwards, and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto. एंड देन क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि जनरल ज़िया जो थे, जो ज़िया-उल हक थे, उन्होंने प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट देखा कि मतलब जो लोग थे वो बिल्कुल डिससेटिस्फेक्शन थे उनसे, उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी थे, मतलब जनरल वाले जो मिलिट्री रूल करती थी बार बार आके, और कोई भी पाकिस्तान के जो सिटीजन्स थे वो रेडी नहीं थे कि कोई भी जनरल आकर उनके गवर्नमेंट पे या उनकी पॉलिटिकल सिस्टम पे रूल जमाए। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गए, लोगों ने रैली निकाली पाकिस्तान की और भी बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट्स करे। फ्रॉम 1982 से स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद आगे से मतलब 1982 के ईयर के बाद शुरू हो गए थे। एंड इलेक्टेड डेमोक्रेसी, उसके बाद क्या हुआ, एक वो चाहते थे, जो पाकिस्तान के जो लोग थे वो चाहते थे इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब कि जो पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं उसे वो वोट दें, वही वो इलेक्ट करें और वही जो गवर्नमेंट है उसे चलाएं। ठीक है। वॉज एस्टैब्लिश्ड वंस अगेन। उसके बाद क्या हुआ, जब इतनी सारा प्रोटेस्ट हुआ, डेमोक्रेसी मूवमेंट हुए, तो उसके बाद 1988 में आखिरकार आकर क्या हुआ, लीडरशिप, किसकी लीडरशिप आ गई? बेनाज़िर भुट्टो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं जनरल नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये कॉमन आदमी होंगे, तो ये मतलब ये मिलिट्री के नहीं होंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है कि बेनाज़िर भुट्टो की फिर से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, 1988 में, आपको ईयर भी याद रखने हैं। आफ्टर दिस शी हैड टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है। तो क्या हुआ, तो बेनाज़िर भुट्टो जो थी उनको क्या बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। किससे? एक तो 2 पार्टीज़ वहाँ पे और थी, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये किसकी थी, ये मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी। और अगर हम अब की बात करें तो ये जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये इमरान खान की है। ठीक है। और एक और पार्टी थी वहाँ पे जो है द मुस्लिम लीग। इन पार्टी से बेनाज़िर भुट्टो की जो पार्टी थी उसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था। Now, in 1999, the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif. तो क्या हुआ, 1999 में फिर क्या हो गया, आर्मी आ गई, स्टेप्ड इन अगेन, फिर से आर्मी आ गई पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में। एंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटा दिया गया। किसने हटा दिया? नवाज़ शरीफ ने। प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे उन्होंने हटा दिया किसको, उस टाइम पे जो 1999 में प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? नवाज़ शरीफ को। ठीक है, इन्हें हटा दिया। फिर से कौन आ गया? जनरल मिलिट्री के, आर्मी के जो लोग थे वो फिर से पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान की आने लगे। कब हुआ ये? 1999 में। इन 2001 जनरल मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। और उसने फिर से अपने आप को, जब जनरल मुशर्रफ परवेज़ मुशर्रफ ने क्या करा, पहले तो हटा दिया प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से, उसके बाद 2001 में खुद अपने आप को इलेक्ट कर लिया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। Since 2008, democratically elected leaders have been ruling पाकिस्तान। और उसके बाद 2001 से लेकर 2007 तक तो ऐसे ही चलता रहा कि आ रहे थे, कोई मिलिट्री वाला आ रहा था या क्या से भी हो रहा था। उसके बाद 2008 से क्या हो गया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान, कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होने लगे सारे लीडर्स, जैसे इंडिया में होता है कि पहले हम जिन्हें हम इलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें हम पहले वोट्स देंगे, उसके बाद वो इलेक्ट होंगे, उसके बाद वो लीडर बन जाएंगे हमारे किसी, मतलब कोई किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के, उसी को हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कहते हैं, जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। तो 2008 से, सिंस
2008 से पाकिस्तान में भी ऐसी डेमोक्रेसी आने लगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पाकिस्तान में शुरू से ही जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए हैं, तो इंडिया अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं रही। आपने देखा बार बार मिलिट्री का कूप आके हटा देता था किसी भी जो भी उस टाइम पे रूलिंग कर रहा हो, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, डजेंट मैटर, वो हटा देता था। ठीक है, नाउ फैक्टर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ऐसा है कि किसी इस कंट्री में, पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब जैसे एक जमी जमाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी, क्यों पाकिस्तान फेल रहा है बिल्ड करने में एक अच्छी डेमोक्रेसी को। सो मेनली ये 3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। और मैं जिन क्वेश्चन की बात करी थी वो यही क्वेश्चन था, ये पिछले साल जो लास्ट ईयर था उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन कि क्या क्या पाकिस्तान के फैक्टर्स हैं फेलियर होने की डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो हमें ये सारे लिखना है, सिर्फ 3 ही फैक्टर्स हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं, उसमें भी ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, या फिर आप इस नोट से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है इसका द सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री clergy and land owning aristocracy has led to the frequent overthrow of elected governments। तो क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें पहले फैक्टर की, क्यों पाकिस्तान फेल है एक अच्छी डेमोक्रेसी को बनाने में, बिल्ड करने में। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो है सोशल डोमिनेंस, मतलब सबसे ज़्यादा जो रूल है पाकिस्तान में, जो डोमिनेंस है, सबसे ज़्यादा जो लोग इसमें डोमिनेट हो रहे हैं वो कौन से, एक तो मिलिट्री के, जैसे आपने देखा बार बार कौन आ जाते थे, जनरल अयूब खान आ गए, जनरल याया खान आ गए, सारे मिलिट्री के ही लोग आते रहते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डोमिनेंस है सबसे ज़्यादा वो किसका है, मिलिट्री का है पाकिस्तान में। सेकंड है क्लर्जी, क्लर्जी कहते हैं जो होते हैं, जैसे मौलवी मुल्ला को कहते हैं क्लर्जी। ठीक है, जैसे पंडित होते हैं वैसे क्लर्जी होते हैं जो लीडर होते हैं मुस्लिम्स के। ठीक है, तो मौलवी को ही कहते हैं क्लर्जी, इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, लैंड ओनिंग मतलब है जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में। ये चाहते हैं जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी मिलिट्री वाले हैं, जितने भी क्लर्जी हैं, कि सारा जो भी गवर्नमेंट हो पाकिस्तान की वो इनके हाथ में आ जाए, ये हेड बन जाए पूरे पाकिस्तान के। ठीक है, हैज़ लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, इन्हीं की वजह से इलेक्टेड गवर्नमेंट कभी आ ही नहीं पाती है पाकिस्तान में। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट। ओके, और सबसे ज़्यादा जो, अगर हम सबसे ज़्यादा बड़ी डोमिनेंस माने पाकिस्तान की फेलियर में कि क्यों एक पाकिस्तान एक अच्छी डेमोक्रेसी बिल्ड नहीं कर पाया, वो है बिकॉज ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। क्योंकि ज़्यादातर क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाती है एक मिलिट्री गवर्नमेंट। ठीक है, जैसा आपने देखा पहले जनरल अयूब खान आए, फिर जनरल याया खान आए, फिर ज़िया उल हक आए, मतलब ऐसे इनका चलता ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो ये चाहते हैं कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें, लेकिन मिलिट्री गवर्नमेंट से पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो कभी सेटिस्फाई हुए ही नहीं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पाकिस्तान्स कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंडिया के साथ, उसने प्रो मिलिट्री ग्रुप को, जो मिलिट्री के ग्रुप्स हैं पाकिस्तान को, उससे और ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। तो उससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसे लगता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री का ही गवर्नमेंट होनी चाहिए, वरना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चलेगी ही नहीं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री की एक तरह से हम कह सकते हैं आइडियोलॉजी है कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान को अगर दूसरी कंट्रीज से बचाना है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट में मिलिट्री गवर्नमेंट आनी चाहिए। Okay, now the last point is the lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance। ठीक है, एक ये भी बात है कि जो lack of genuine international support, मतलब पाकिस्तान की जो सिटीजन्स हैं उन्हें कभी भी जनरल इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई, अब कैसा है, अब कोई भी कंट्री अगर कुछ गलत करती है, अगर आपने देखा था अभी तालिबान का और अफ़गानिस्तान का, दूसरी सारी कंट्रीज़ प्रोटेस्ट में लग जाती हैं। या अभी हम कह सकते हैं, अभी हमने जो इज़राइल का देखा था, जो अभी लड़ाई हुई थी उसकी, तो हम क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि यस इज़राइल गलत है या फिर तालिबान गलत है। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री के कूप्स आ रहे थे, मिलिट्री जमाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए मिलिट्री की, तो कभी भी इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला पाकिस्तान का, किसी दूसरी कंट्री ने आवाज़ नहीं उठाई। इसकी वजह से और
क्या मिलिट्री वालों को ज़्यादा वो मिला कि अरे कोई जब आवाज़ उठा ही नहीं रहा है तो हम अपनी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको ही गवर्नमेंट बना देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा डोमिनेंस इसलिए भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री का होने लगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो अब पाकिस्तान में कह सकते हैं हम कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चल रही है। सक्सेसफुल नहीं कह सकते, पर हाँ एक सही ठीक ठाक डेमोक्रेसी चल रही है, क्योंकि जो इमरान खान है वो कभी, जो हम कह सकते हैं, वो मिलिट्री की बात कभी टालते ही नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर जो इमरान खान जो डिसीजंस लेते हैं वो मोस्टली किसके होते हैं, ज़्यादातर मिलिट्री वाले ही होते हैं। और वो हम कह सकते हैं कि हमें सामने से नहीं दिखता है, पर वो हिडन कह सकते हैं हम कि ज़्यादातर जो डिसीजंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो सारे किसके हैं, मिलिट्री के हैं। हम कह सकते हैं कि जो अभी जो चल रही है डेमोक्रेसी, उसमें हम देखने को तो ऐसा है जैसे कि वहाँ पे क्या हो रही है, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चल रही है। बट जो पीछे से अगर हम देखें तो जो इमरान खान जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो सारे किसके फेवर में होते हैं, मिलिट्री के फेवर में होते हैं। तो हम कह सकते हैं अभी भी डोमिनेंस है पाकिस्तान में किसका, मिलिट्री का। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ लिया पूरा कि कैसा है उसका पाकिस्तान कंट्री का। अब हमें पढ़ना है बांग्लादेश का, ठीक है। सेकंड हमारी जो कंट्री जिसके बारे में पढ़ना है वो है बांग्लादेश, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। जब 1947 में इंडिया आज़ाद, मतलब इंडिया को आज़ादी मिली थी और पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश उस टाइम पे अलग नहीं था, वो पाकिस्तान में ही पूरा आता था। तो क्या हुआ, तो बांग्लादेश जो था वो पार्ट था पाकिस्तान का 1947 आज़ादी से लेकर 1971 तक, जब तक उसका बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है वो अलग नहीं हुए, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। द पीपल ऑफ दिस रीजन रिसेंटेड द डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान एंड द इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं, देखो क्या हुआ इसमें, क्यों अब हमें पढ़ना है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों बांग्लादेश अलग हो गया उससे, पाकिस्तान से, ठीक है। तो जो पीपल थे वो मानते थे, जो पीपल थे बांग्लादेश के रीजन के, जो ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा रहते थे, उन्हें लगता था कि डोमिनेशन है वेस्टर्न पाकिस्तान का। वेस्टर्न पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम्स थे, पेशावरी थे, लाहौरी लोग रहते थे, ठीक है, जो लाहौर ये सब हैं, ऐसी जगहों के लोग रहते थे। तो उन्हें लगता था कि इनका डोमिनेशन ज़्यादा है पाकिस्तान में और बांग्लादेशी का कम है। तो द इम्पोजिशन ऑफ द उर्दू लैंग्वेज, और जो ये लोग थे, जो वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, वो इम्पोज करते थे इनके ऊपर कि इन्हें उर्दू ही पढ़नी है, लैंग्वेज है उर्दू ही बोलनी है। जबकि जो बांग्लादेशीज़ जो थे उस टाइम पे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, बांग्ला, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आफ्टर द पार्टीशन दे बिगिन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू द बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज, ओके। उसके बाद जब पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान का, जब बांग्लादेश पाकिस्तान में आ गया, दे बिगिन प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट। बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट था कि जो पाकिस्तानी थे वो बांग्लादेशियों को बहुत ज़्यादा अनफेयर ट्रीट करते थे। वो चाहते थे कि ये लोग उर्दू बोले, जो बंगाली कल्चर है इसे बिल्कुल ये ख़त्म कर दें, और ये बंगाली लैंग्वेज भी बिल्कुल ख़त्म कर दें, सिर्फ उर्दू बोलें, और जो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी, जो पाकिस्तान में जितने भी कल्चर्स हैं उन्हें फॉलो करें। देन क्या हुआ, जब एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट पाकिस्तान के, और बांग्लादेश को लगा कि उन्हें अब एक अलग हो जाना चाहिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान का एक और पार्टीशन होना चाहिए, तो क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान लेड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन। तो शेख मुजीबुर खान लीडर बने बांग्लादेशियों के, मतलब जितने बांग्ला स्पीकर्स थे वहाँ पर उनके, और उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट करा जिसका नाम था, वो किसके अगेंस्ट स्टार्ट करा उन्होंने, वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन, मतलब जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट स्टार्ट करा एक डोमिनेशन। मतलब कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो ज़्यादा इनके कल्चर में इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्हें अपनी खुद की लैंग्वेज जो बांग्ला है उसे बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ज़्यादा इनका डोमिनेशन हो रहा है वेस्ट पाकिस्तानी का, ठीक है। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन, ठीक है। उन्होंने क्या डिमांड करी, ऑटोनॉमी, कि उन्हें खुद की ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब जो भी उनके अलग से कोई इंटरफेयर ना करे उनके कल्चर में, उनकी लैंग्वेज में, उनके काम में, उनकी पॉलिटिक्स में। तो उन्हें ईस्टर्न रीजन से क्या चाहिए, एक ऑटोनॉमी चाहिए, ओके, कि वो जो भी वो करें उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो, उनकी खुद की क्या हो, उनकी खुद का रूल हो एक तरह से। इन 1970 इलेक्शंस द अवामी लीग अंडर शेख मुजीबुर रहमान वॉन ऑल सीट्स बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्विंस द असेंबली। तो क्या हुआ, अब देखो, अब जो मेन जो लड़ाई शुरू हुई थी वो 1970 इलेक्शन से ही हुई थी, यही मेन वजह थी जो लड़ाई सब हुई थी, या जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, ठीक है।
तो 1970 में इलेक्शंस हुए और जो अवामी लीग थी वो किसकी थी, अवामी लीग पार्टी का नाम है और ये शेख मुजीबुर रहमान की थी। और शेख मुजीबुर रहमान कौन थे, जैसे हमने पढ़ा ये इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट करा था अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन की, कि ये बांग्ला के साथ थे, बांग्लादेशियों के, ठीक है। और जो ये अवामी लीग थी वो जीत गई थी 1970 के इलेक्शन, वॉन ऑल सीट्स, ठीक है, सारी सीट्स जीत गए थे शेख मुजीबुर रहमान। पर जो गवर्नमेंट थी जो डोमिनेटेड थी, किसकी डोमिनेटेड थी, वेस्ट पाकिस्तानी लीडर्स की जो डोमिनेटेड थी गवर्नमेंट, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि असेंबली होगी ही नहीं और ये इलेक्शंस जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। देन अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याया खान द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सुप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ द बंगाली पीपल। आप जैसे मैंने आपको पहले हमने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ रहे थे, मैंने बताया था आपको कि जनरल याया खान की टाइम पे ही क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान का एक और, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मिलिट्री रूल था जनरल याया खान का, क्योंकि वो मिलिट्री के थे, पाकिस्तान आर्मी ने ट्राई करा कि वो क्या करे, सुप्रेस कर दे, मतलब दबा दे उनके जो मूवमेंट, जो मास कहते हैं, बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था बंगाली पीपल का, क्योंकि बंगाली पीपल को बहुत ज़्यादा और भी वो गुस्सा होगा, एक तो उनका कल्चर फॉलो नहीं करने दे रहे, ऊपर से लैंग्वेज उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं कि उन्हें उर्दू बोलनी है, अलग से क्या कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो जीत गए थे, फिर भी क्या कह दिया कि ये जो इलेक्शन है ये गलत है और ये क्या नहीं बनेंगे, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो भी उन्हें बनना था सीएम वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्रोटेस्ट और मूवमेंट कह सकते हैं स्टार्ट कर दिया था बंगाली पीपल ने। तो जो जनरल याया खान थे उस टाइम पे, जो मिलिट्री मतलब लीडर थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्या करा, पाकिस्तानी आर्मी से ट्राई करा कि वो क्या करें, इनके जो मूवमेंट है वो दबा दें। थाउजेंड्स वर किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी ने क्या करा, थाउजेंड्स ऑफ बंगाली पीपल को मार दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने सपोर्ट करा इंडिया ने सपोर्ट करा बांग्लादेशीज़ को, कि जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उन्होंने सपोर्ट करना शुरू करा। जो डिमांड है, इंडिया को लगा कि ये जो डिमांड है बांग्लादेशीज़ की वो बिल्कुल सही है एक तरीके से, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, ऊपर से उनको कोई रूल यहाँ पे कोई राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो साथ में जो ये सब कुछ है, जो लोग डिमांड कर रहे हैं बांग्लादेशीज़, वो सब सही हैं। और उनकी डिमांड क्या थी, ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस, कि उन्हें ईस्ट पाकिस्तान का जो टुकड़ा है पाकिस्तान का वो मिल जाए, वो अपना बांग्लादेश एक अलग क्या बना लेंगे, एक अपने अलग कंट्री बना लेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया बांग्लादेशीज़ को, और उनके जो डिमांड थी ईस्ट पाकिस्तान को इस्टेब्लिश करने की, उसमें भी उसका साथ दिया। एंड हेल्प दैम फाइनेंशियली और मिलिट्री, और इंडिया ने शुरू कर दिया हेल्प देनी किसको, बांग्लादेशीज़ को, फाइनेंशियली पैसों से भी और मिलिट्रीली भी, कि उन्होंने अपनी मिलिट्री, इंडिया की जो मिलिट्री थी उसने भी बहुत हेल्प करी इसे अलग करवाने में, जो ईस्ट पाकिस्तान से इस्टेब्लिश कराने में। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन December 1971 दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तान फोर्सेज इन ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और ये सब का जब इंडिया ने स्टार्ट कर दी फाइनेंशियल एड देनी और मिलिट्री एड देनी बांग्लादेशीज़ को, तो इससे पाकिस्तान बहुत गुस्सा हो गया, और इसका जो क्या रिजल्ट निकला कि वॉर हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और कब हुआ वो, दिसंबर 1971 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आपको याद रखनी है। दैट एंडेड इन द सरेंडर ऑफ द पाकिस्तान, और ये जो वॉर था वो कैसे ख़त्म हुआ, बाद कि इंडिया जीत गया था और इंडिया को वो पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा था, सारे पाकिस्तानी इसको फोर्सेस को सबको सरेंडर करना पड़ा था ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। इंडिया जो थी वो लड़ते लड़ते, जो इंडिया की मिलिट्री थी वो ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंच गई थी, और सारे जो पाकिस्तान थे, वो पाकिस्तानी थे, जितने भी फोर्सेस थे उनको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि फॉर्मेशन हो गया, क्या बन गई, एक बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, ठीक है। बांग्लादेश ने ड्राफ्ट करा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसने क्या क्या डिक्लेयर करा कि फेथ होना चाहिए, सेक्युलरिज्म होना चाहिए, और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए। In 1975, Sheikh Mujib got the constitution amended to shift from the parliamentary to presidential form of government। अब क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान आपको याद होगा, जो बांग्लादेशी के साथ थे, जिन्होंने मास मूवमेंट स्टार्ट करा था अगेंस्ट वेस्टर्न पाकिस्तानीज़ के। तो 1975 में, आपको पता है 1971 में बांग्लादेश इस्टेब्लिश हो गया, और जितने भी बांग्लादेश के जो लोग थे उन सबका पार्टीशन हो गया, और वो कहाँ पर आ गए, ईस्ट पाकिस्तान में आके बस गए, और उनका अलग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, ठीक है। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या यहाँ पे लिखा ड्राफ्ट कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान
रहमान ने क्या करा, एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करवाया, एक अलग से उन्होंने अमेंडमेंट करी तो शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो अब पहले क्या था इसमें कि बांग्लादेश क्या बनेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा जैसे इंडिया में है, ठीक है, कि सारा जो हेड होते हैं वो 3 उसमें डिवाइड हो, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव। तो ये सब नहीं, उसने क्या करा, उसने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कर दिया कि बस एक ही हेड होगा पूरी कंट्री का, वो होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। ही ऑल्सो एबॉलिश्ड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिज ओन द अवामी लीग। अब उसने क्या करा, देखो उसने खुद ही एक कैसी चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी बांग्लादेश के लोगों के लिए से। तो क्या करा उसने सारी जो और अदर पार्टीज़ थी उसकी अवामी लीग को छोड़ के सारी एबॉलिश कर दी, मतलब बंद करवा दी, ख़त्म करवा दी कि कोई भी दूसरी पार्टी नहीं होगी, सिर्फ एक ही पार्टी होगी यहाँ पे जिसका नाम है अवामी लीग, ठीक है, जो वो खुद की थी, उनके शेख मुजीबुर रहमान की। पॉइंट इज शेख मुजीब was assassinated and a military rule was established under ज़ियाउर रहमान। क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान ने जब ऐसे सब गलत करना स्टार्ट कर दिया बांग्लादेश में कि सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला दिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी बांग्लादेश में। उसके बाद क्या करा, सारी दूसरी पार्टीज़ को एक्सेप्ट अपनी खुद की छोड़ के अवामी लीग को सारी पार्टीज़ को एबॉलिश करा दिया, ख़त्म करा दिया और कहा सिर्फ एक ही रहेगा यहाँ पे रूल, एक ही का रहेगा, वो खुद का जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनका। तो उसके बाद क्या हुआ, इन सब चीज़ों से क्या हुए, सारे बांग्लादेशी जो लोग थे, सिटीजन्स थे, वो सब परेशान हो गए। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान का एसेसिनेटेड हो गया, मतलब इनको मतलब एक मिलिट्री रूल ने क्या करा, एक मिलिट्री रूल ने इन्हें मार दिया शूट आउट करके, ठीक है। एसेसिनेटेड कहते हैं जिसे किसी मिलिट्री या किसी कोप ने मारा हो, ठीक है। तो इनका एसेसिनेट हो गया, ये मर गए। उसके बाद क्या हुआ, और वहाँ पे मिलिट्री वॉज फिर से क्या हुआ, एंड अ मिलिट्री रूल वॉज स्टैब्लिश, फिर से क्या हो गया, एक मिलिट्री रूल स्टैब्लिश हो गया, कहाँ पर, बांग्लादेश में, अंडर किसके, ज़ियाउर रहमान जनरल थे ये भी, जिन्होंने फिर से अपना बांग्लादेश में आके मिलिट्री रूल जमा लिया, ठीक है, ज़ियाउर रहमान, ठीक है। तो देखिए कितना भी बांग्लादेश ने स्ट्रगल करा कि मिलिट्री का रूल ना हो, और वैसे भी वो सब ये नहीं चाहते थे, फिर भी वहाँ क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गई क्या, एक मिलिट्री रूल की गवर्नमेंट। He was assassinated and another military takeover followed under the leadership of लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, ठीक है। तो वो अब ज़ियाउर रहमान आ गए थे, जैसे आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि ज़ियाउर रहमान आ गए थे, तो उनको भी असैसिनेट कर दिया, उनका भी मर्डर करा दिया गया। उसके बाद अनदर मिलिट्री टेक ओवर, एक और मिलिट्री ने बांग्लादेश की डेमोक्रेसी में आ गई और उसने अपने साथ जो खुद वो लीडर बन गई मतलब बांग्लादेश की, और वो कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद। ये भी एक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल थे मिलिट्री के, बांग्लादेश की मिलिट्री के, और उन्होंने सारा लीडरशिप अपने हाथ ले ली खुद ही, ठीक है। और क्या कर दिया, मर्डर करा दिया किसका, ज़ियाउर रहमान को। और ज़ियाउर रहमान ने किसको असैसिनेट करवाया था, उन्होंने करवाया था जो इससे पहले थे, क्या नाम था उनका, अभी हम इसमें पढ़ते हैं, तो उनका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। तो शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले जो सब गलतियां करी, मतलब जान के वो चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं की रूल मिलिट्री रहे, मतलब उन्हीं का रूल रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका असैसिनेट किसने कराया था, ज़ियाउर रहमान ने, और ज़ियाउर रहमान का किसने करा दिया, लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद ने, ठीक है। तो अब ये खुद क्या बन गए थे, खुद ही लीडर बन गए थे, और फिर से बांग्लादेश में क्या आ गया था, मिलिट्री का रूल आ गया था। मास पब्लिक प्रोटेस्ट मेड अरशद स्टेप डाउन इन 1990। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा पब्लिक, पूरी बांग्लादेशी लोग जितने भी थे, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट करा अगेंस्ट अरशद के कब हुआ ये, 1990 में ईयर में हुआ। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। वो सब चाहते थे लोग कि इलेक्शंस हो, एक तरह की जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बांग्लादेश में हो। तो इलेक्शंस हुए 1991 में। सिंस देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन मल्टी पार्टी इलेक्शंस हैज़ बीन वर्किंग इन बांग्लादेश। और जब से 1991 से ये जो ईयर है, जब से ही रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चल रही है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होती है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट होंगे, उसके बाद उन्हें वोट्स मिलेंगे, और जो जीतता है वो लीडर बन जाएगा या हेड बन जाएगा बांग्लादेश का, ठीक है। तो ये सब चल रहा है बांग्लादेश में, और ये मल्टी पार्टी इलेक्शन है। अब जैसे ज़ियाउर रहमान ने कह दिया था सिर्फ एक ही पार्टी अवामी लीग ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, और एक तरह से हम कह सकते हैं वहाँ पर भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चल रही है बांग्लादेश में। ओके, सो विथ दिस वी कम्प्लीटेड आवर पार्ट 1। ओके, हमने पार्ट 1 को, अपना जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये पार्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पार्ट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको
आंसर कर दूँगी या बता दूँगी जो भी आपको क्वेरी होगी इससे रिलेटेड। सो हम जो पार्ट सेकंड है उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। अब हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगी ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।